हेलो एवरीवन, वेलकम टू परीक्षा आईक्यू। परीक्षा आईक्यू के इस वीडियो में आप देख रहे हैं आरआरबी एएलपी टेक्नीशियन के 2018 में हुए एग्ज़ाम का डिटेल्ड सॉल्यूशन। ये वीडियो डे 4 शिफ्ट सेकंड के एग्ज़ाम का सॉल्यूशन है और इससे पहले मैं और भी वीडियोस अपलोड कर चुका हूँ। तो अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी हैं तो जल्द ही उनको जाकर ज़रूर देखें, क्योंकि इस साल जितने भी आरआरबी द्वारा एग्ज़ाम कराए जाने वाले हैं वो उन्हीं पैटर्न पर क्वेश्चंस पूछेगा। तो अगर आप इस सॉल्यूशंस को देखते हैं तो आप ज़रूर उन क्वेश्चंस का आंसर बहुत ही ईज़िली कम समय में कर पाएंगे। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो प्लीज़ सब्सक्राइब परीक्षा आईक्यू, ताकि आगे आने वाले डालने वाले वीडियोस की अपडेट्स आपको मिलती रहें। सो नाउ लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो। अब देखो, इसमें से वो बोल रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पाइथागोरियन ट्रिपलेट। तो एक पाइथागोरियन ट्रिपलेट क्या होता है कि एक ऐसी तीन नंबर्स जो कि पाइथागोरस थ्योरम को फॉलो कर रहे हैं। ठीक है, पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है कि कोई भी राइट एंगल ट्रायंगल हो, उसमें हाइपोटेनस का स्क्वायर जो होगा वो परपेंडिकुलर स्क्वायर और बेस स्क्वायर के सम के बराबर होगा। ठीक है, हाइपोटेनस स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर होता है, ये होना ही होना चाहिए। तो 8, 15, 17 सर एक पाइथागोरियन ट्रिपलेट है। ये हमें कैसे पता है? ये हमें याद है। ठीक है, आपको याद होने चाहिए। जैसे ये 2, 3, 5 नहीं फॉलो कर रहा, इसकी जगह क्या करता है? 3, 4, 5 फॉलो करता है। ठीक है, अब जैसे ये 7, 9, 11 लिख दिया, ये बिल्कुल भी फॉलो नहीं करेगा, ये बिल्कुल भी फॉलो नहीं करेगा। 7 के साथ क्या करता है? 24 और 25, ये एक पाइथागोरियन ट्रिपलेट है। ठीक है, अब जैसे ये बता दिया उसने कि 17, 21, 29, नहीं, ये भी नहीं होता। 21 और 29 के साथ कौन सा फॉलो करता है? 20 फॉलो करता है। अगर आप 21 और 29 ले रहे हो तो ये होता है 20, 21, 29। लेट मी टेल यू सम मोर पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स। जैसे 3, 4, 5 हो गया, ये सबसे बेसिक हो गया। ठीक है, फिर एक ले लो आप 5, 12, 13, एक ले लो आप 7, 24, 25, एक आप ले लो 9, 40, 41, एक आप ले लो 11, 60, 61, एक आप ले लो 12, 35, 37, एक आप ले लो 13, 84, 85। तो ये सारे पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स तो आपको याद होने ही होने चाहिए बाय हार्ट। ठीक है, एक ये भी याद कर लेना कि 20, 21, 29 बहुत अच्छा एक ट्रिपलेट है, एंड 7, 24, 25। ठीक है, अब देखो इस क्वेश्चन में वो बोल रहा है द रेशियो ऑफ सैंड टू ग्रेवल इन अ मिक्सचर इज इतना, while दैट ऑफ ग्रेवल एंड सीमेंट इज इतना। और तुम्हें निकालना है सैंड टू सीमेंट। तो सैंड टू ग्रेवल का इतना है और ग्रेवल और सीमेंट का इतना है। तो इन्हें बराबर कर दो, 8, 3 से 20, यहाँ 3 से मल्टीप्लाई कर दो, यहाँ 4 से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये तुम्हारा बराबर आ जाएगा। तो तुम्हारा ये सैंड है और ये सीमेंट है, राइट। तो सैंड कितना हो जाएगा? 21, सीमेंट कितना हो जाएगा? 28। ठीक है, तो इसको और तोड़ लो, 7, 3 से 21, 7, 4 से 28, तो 3:4 जो है वो क्या आ जाएगा? ये मेरा आंसर हो जाएगा। अब इसमें देखो ये कह रहा है कि फ्रॉम द टॉप ऑफ अ प्लेटफॉर्म द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ अ टावर इज 30 डिग्री। मैंने कहा ठीक है। तो टावर जो है वो 45 मीटर हाई है, ये टावर की हाइट हो गई 45 मीटर, और जो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है वो 40√3 है, तो ये भी 40√3 होगा। अब वो कह रहा है व्हाट वाज द हाइट ऑफ द प्लेटफॉर्म, प्लेटफॉर्म की हाइट क्या होगी? मैंने कहा बता देते हैं। अब देखो tan 30 क्या होता है? tan 30 क्या होता है? 1/√3। और ये हाइट कितनी है? देखो हाइट ऑफ द टावर बोली थी उसने, है ना, पूरी हाइट थी ना ये। हाँ, तो ये कितना हो जाएगा? ये P/40√3, मतलब इतना, है ना। तो 40√3 से √3 कट गया, तो P की वैल्यू क्या आ गई तुम्हारी? 40। तो इसका मतलब ये 40 रह गया। अब ये पूरा कितना था? 45। ये 40 होगा तो ये कितना बचा? 5 मीटर। तो इसका मतलब प्लेटफॉर्म की हाइट कितनी हो गई? 5 मीटर हो गई। ये आंसर आ गया। अब देखो ये पूछ रहा है कि 111 का स्क्वायर क्या है। देखो ये जो इस तरह के होते हैं इनका स्क्वायर जो है निकालना बड़ा आसान होता है। जैसे 11 का स्क्वायर 1, 1 और 2, जैसे 1, 2 उसके बाद फिर 1,
जैसे 1 1 1 का करना है तो 3 बार 1 आ रहा है, तो 1 2 3 तक जाओ, उसके बाद इसको वापस लिख लो 3 2 1। जैसे 4 बार 1 आया, ठीक है, तो इसको क्या लिखेंगे, 4 बार 1 आया तो 1 2 3 4, 4 तक लिखा, फिर वापस उल्टा कर दो 3 2 1। ठीक है, यहाँ पे ये 3 नहीं आएगा, यहाँ पे 2 1 आएगा। तो अब जैसे 5 बार 1 आया मेरे पास, ठीक है, 1 2 3 4 5, तो कैसे लिखूंगा मैं इसको, 1 2 3 4 5, ठीक है, 4 3 2 1, ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से 1 1 वाली जो सीरीज चलती है, इसका कभी भी स्क्वायर निकालने को कह दे तो जितने बार 1 आ रहा है उतनी बार लिखो, और उसके बाद वही वाला नंबर रिपीट कर दो। ठीक है, अब अगर वो मान लो 3 4 5 6 7 बार कह दे, मान लो इसका स्क्वायर निकाल रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 7, 6 5 4 3 2 1, ये रह जाएगा। ठीक है, देखो वो बोल रहा है कि क्या चीज़ चेंज होगी अगर एक बॉडी जो है एक यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में चल रही है। तो अगर यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में चल रही है तो आप खुद सोचो उसकी क्या चीज़ चेंज हो रही है यार, डायरेक्शन ही तो चेंज हो रही है। भाई जब उसने यूनिफॉर्म कह दिया इसका मतलब उसकी वेलोसिटी तो वही है, वेलोसिटी तो सेम है। ठीक है, तो क्या चीज़ चेंज हो रही है, तो सी स्पीड तो चेंज हो नहीं रही है। ठीक है, मास भी उसका चेंज नहीं हो रहा है, भाई मास भी वही है। मोमेंटम, जब वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही, मास चेंज नहीं हो रहा, क्योंकि मोमेंटम क्या होता है, mv तो होता है। तो जब मास चेंज नहीं है, वेलोसिटी चेंज नहीं है, तो मोमेंटम भी चेंज नहीं होगा, तो बचा क्या, डायरेक्शन। हाँ, डायरेक्शन ज़रूर चेंज हो रही है, ये पहले इस डायरेक्शन में था फिर इस डायरेक्शन में हो गया। तो इसको आप थोड़ा उससे सोचो कि जैसे मून हो गया, वो भी तो एक यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कर रहा है, या हमारी जितनी भी सैटेलाइट्स हो गई जो रिवॉल्व कर रही हैं अराउंड द अर्थ, वो भी तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कर रही हैं। तो उनमें भी क्या चेंज हो रहा है, उनकी भी सिर्फ डायरेक्शन ही चेंज हो रही है, और कुछ चेंज नहीं हो रहा। अब वो बोल रहा है कि एट 8% सिंपल इंटरेस्ट पर एनम अ सम ऑफ मनी बिकम्स 300 इन 2.5 साल, व्हाट वाज द सम इन्वेस्टेड। तो वो बोल रहा है इतना हो गया, इसका मतलब ये क्या हो गया, ये अमाउंट हो गया। ठीक है, तो अमाउंट क्या होता है, अमाउंट होता है प्रिंसिपल इंटू 1 + RT/100, ये होता है सिंपल इंटरेस्ट के केस में। ठीक है, ये फॉर्मूला ध्यान रखना। तो 300 रुपये हो गया, इनिशियल कितना था वो हमें निकालना है, और 8 × 2.5 करना है, मतलब 20/100 हो जाएगा, मतलब 1/5 हो जाएगा, मतलब ये हो जाएगा 300 इज इक्वल टू P इंटू 6/5, राइट। तो ये हो जाएगा 50, तो प्रिंसिपल कितना आ जाएगा 250, और वही क्या है आंसर। अब देखो वो कह रहे हैं कि अगर एक सॉल्यूशन जो है वो टर्न कर रहा है ब्लू लिटमस को रेड में, तो देखो जब भी ऐसा होता है कि तुम्हारा ब्लू कलर का लिटमस जो पेपर जो है वो रेड कलर में कन्वर्ट हो रहा है, मतलब डेंजर साइन, इसको ऐसे याद रखो, डेंजर साइन होता है। और डेंजर किसके साथ होगा, एसिड के साथ होगा, लग गया तो फूंक देगा, तो ये एसिड ही होगा, ये एसिड ही होगा। वेयर एज अगर इसका रिवर्स हो जाए कि रेड कलर का अगर तुम्हारा लिटमस पेपर है और वो ब्लू में कन्वर्ट हो जाए, तो वो क्या होगा, वो फिर एक बेस होगा। ठीक है, तो अब वही बात हो रही थी कि अगर एक ब्लू पेपर जो है वो रेड में कन्वर्ट हो रहा है, मतलब कि वो एक एसिड है, तो उसका एसिड का पीएच क्या होगा, लेसर देन 7, क्योंकि 7 तो न्यूट्रल का हो जाएगा, 8 बेस का हो जाएगा, 9 बेस का हो जाएगा, 6 एक ऐसा वो होगा जो एसिड का पीएच को दर्शा रहा है। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, 6। अब देखो वो बोल रहे हैं कि कमार गेंड 16% ऑन द रीसेल ऑफ अ यूज्ड स्टीरियो, इफ ही परचेज द आइटम फॉर 1500, हाउ मच डिड ही सेल इट फॉर। तो 16% प्रॉफिट पर बेचा यार, तो 1500 का 16% निकाल लो, उतने फिर उसको ऐड कर देना, वही तुम्हारा सेलिंग प्राइस आ जाएगा। तो 10% कितना आ जाएगा इसका, 150, और 15 6 90, तो ये कितना हो गया 240। तो 240 इसमें क्या कर दो, 1500 में जोड़ दो, तो ये तुम्हारा क्या आ जाएगा, सेलिंग प्राइस आ जाएगा, ये आ जाएगा 1740। ठीक है, कैसे करा कि यार 1500 क्या है कॉस्ट प्राइस, ठीक है, प्रॉफिट परसेंटेज पता चल गया कितना है, 16% का प्रॉफिट हो रहा है, तो बस इस पे 16% प्रॉफिट निकाल दिया हमने, वही हमारी क्या हो गई, सेलिंग प्राइस हो गई। ठीक, अब देखो इस सवाल में बोल रहा है कि फेसिंग नॉर्थ ऐश्वर्या टर्न्स 45 डिग्री क्लॉकवाइज। तो पहले वो ऐसे फेस कर रही थी, ठीक है,
अब वो क्लॉकवाइज टर्न कर गई, वो भी 45 डिग्री, तो मतलब अब उसकी पोजीशन ऐसे हो गई। उसके बाद वो बोल रहा है ऐसे टर्न कर गई, राइट। उसके बाद वो बोल रहा है वो 135 एंटी क्लॉकवाइज हो गई। तो यार 135 अगर एंटी क्लॉकवाइज हुई तो मतलब वो इस डायरेक्शन में घूमेगी, तो अब वो उसका 135 एंटी क्लॉकवाइज यहाँ बनेगा, ठीक है। तो अब लेटेस्ट पोजीशन ये हो गई। उसके बाद वो बोल रहा है देन 180 डिग्री क्लॉकवाइज, तो फिर दोबारा ऐसे रोटेट करेगी। तो जब ऐसे रोटेट करेगी और 180 डिग्री जाएगी तो ये ऐसे जाएगी, ठीक है, 180 डिग्री क्लॉकवाइज। तो अब ये उसकी डायरेक्शन हो गई, ठीक है, 180 डिग्री क्लॉकवाइज की। तो अब कहाँ पर डायरेक्शन हो गई, ईस्ट में, ईस्ट में फेस कर रहा है, ठीक है, ये आंसर है। अब देखो इस सवाल में बोल रहा है कि एरिया ऑफ बेस ऑफ द कोन इज इतना, while its slant height is 17 सेंटीमीटर, दिस कोन इज रिमोल्डेड टू ऑब्टेन अ सॉलिड स्फीयर। अब जब भी देखो किसी चीज को मोल्ड कर रहे हैं हम लोग, किसी चीज को पिघला के दूसरी चीज बना रहे हैं, ये हमारा कोन था, इसको मैंने पिघलाया और पिघला करके मैंने इसको एक सॉलिड स्फीयर बना लिया, ठीक है। तो तुम्हें इसका रेडियस बताना है। तो जब भी हम लोग ऐसा करते हैं तो हम कोन की क्या निकालेंगे, वॉल्यूम, ठीक है, वॉल्यूम कोन की, और उसको हम बराबर रख देंगे किसकी वॉल्यूम के, स्फीयर की वॉल्यूम के। तो यहाँ पर सबसे पहले आप ये देखो कि कोन का बेस दे रखा है इन्होंने, ठीक है, ये दे रखा है। तो मेरा कोन का रेडियस आ जाएगा सबसे पहले, क्या आ जाएगा, 8 सेंटीमीटर। उसकी स्लांट हाइट दे दी 17 सेंटीमीटर, तो कोन की हाइट मेरे को मालूम पड़ जाएगी, ठीक है। तो ये पाइथागोरियन ट्रिपलेट है अगेन, अभी हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा था कि एक पाइथागोरियन ट्रिपलेट होता है 8, 15, 17, तो इसमें वही फॉलो होगा। तो उससे हाइट मेरी क्या आ जाएगी, 15 आ जाएगी, 15 सेंटीमीटर। और जब हाइट 15 सेंटीमीटर आ गई तो अब तुम वॉल्यूम निकाल सकते हो। वॉल्यूम ऑफ कोन क्या हो जाएगी, 1/3 पाई आर स्क्वायर इंटू एच। और वॉल्यूम ऑफ स्फीयर क्या हो जाएगी, 4/3 पाई आर क्यूब। तो आपको स्फीयर का रेडियस आर की वैल्यू पता करनी है, ये स्मॉल आर कर लो, ठीक है। तो पाई से पाई कट जाएगा, 3 से 3 कट जाएगा, 4 16 टाइम्स चला जाएगा। अब आपको आर क्यूब निकालना है, तो ये 8 2 16 15 इज इक्वल टू आर क्यूब। तो आर क्या हो जाएगा, 8 2 6, 8 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 2, तो ये तो 2 हो जाएगा, और क्यूब रूट किसका हो जाएगा, 30 का। तो यही मेरा क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा, ठीक है। द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द फुट ऑफ द बिल्डिंग फ्रॉम द टॉप ऑफ अ टावर 30 मीटर्स अवे। द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ अ फुट ऑफ अ बिल्डिंग, ठीक है, फ्रॉम द टॉप ऑफ अ टावर 30 मीटर्स अवे। तो ये 30 मीटर अवे है टावर, ठीक है। और इसका एंगल ऑफ डिप्रेशन जो बन रहा है, ये बन रहा है 30 डिग्री, ठीक है। तो tan 30 क्या होता है, 1/√3 परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो निकाल लो कितना आ जाएगा, 30/√3, √3 अपॉन √3, तो √3 क्या दे देगा, 3, कितना आ जाएगा, 10√3। आंसर क्या आ गया, 10√3 मीटर, ठीक है। अब देखो वो पूछ रहा है कि यूनिट ऑफ मोमेंटम इज, तो देखो मोमेंटम यार तुम्हें पता तो है कि P इज इक्वल टू एम वी होता है, ठीक है, एम वी होता है। तो इसमें से अगर मुझे एक ऑप्शन सेलेक्ट करना होगा तो मैं इस फॉर्मूले की हेल्प से उसकी यूनिट निकाल लूँगा कि मास हो जाएगा मेरा, ठीक है, एम, वेलोसिटी को स्पीड इज इक्वल टू क्या लिख सकता हूँ मैं, डिस्टेंस अपॉन टाइम, क्योंकि ये स्पीड में नहीं है, ये डिस्टेंस और टाइम में ही दे रखी है यूनिट। तो इस डिस्टेंस अपॉन टाइम ऐसे लिख लो। तो आप इसको और कैसे लिख सकते हो, मास की यूनिट रख लो यहाँ किलो, और डिस्टेंस की यूनिट क्या लिख लो, मीटर, और सेकंड की क्या लिख लो, पर सेकंड, सेकंड -1। तो किलोग्राम मीटर सेकंड -1। तो ये 2 तो होने की नहीं, इनटू सेकंड भी नहीं होगी, सेकंड -1 होगी, ये होगा आंसर ये, ठीक है। तो ऐसे फॉर्मूले की हेल्प से हम लोग निकाल लेंगे। अब देखो वो बोल रहा है कि एक्स की रैंक जो है वो 12 है टॉप से। हमने कहा ठीक है भाई, तो यहाँ पर 11 बच्चे रहे होंगे, यहाँ पे एक्स रहा होगा, टोटल नंबर ऑफ बच्चे जो हैं तो 12 ये हो गए, 4 बच्चे यहाँ रहे होंगे, है ना। हाँ, तो एक्स की रैंक बॉटम से क्या होगी, 5th तो होगी, 4 ये हो गए, 5वां ये हो गए, ठीक है। तो देखो बोल रहा है कि इसको वेन डायग्राम से कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हो। देखो मेन जो होंगे वो फादर जरूर होंगे, ठीक है। तो इसमें हम एक चीज ये बता सकते हैं कि ऑल फादर आर मेन, या
ऑल मेन आर फादर, तो ये तो एक तो कंडीशन ये वाली होगी ही होगी, ठीक है, एक कंडीशन ये वाली होगी ही होगी। अब डॉक्टर के बारे में कंफ्यूजन आती है। देखो, डॉक्टर जो है वो आदमी भी हो सकता है और महिला भी हो सकती है, तो ये जो डॉक्टर वाला होगा ये पूरा कंटेंड नहीं होगा इसके अंदर, तो ये दो तो खत्म हो गए, कंटेंट नहीं करेगा, सम हो सकता है बट पूरा कंटेन नहीं करेगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब डॉक्टर जो है, क्या वो जरूरी है फादर हो, मदर भी तो हो सकती है ना। तो इसमें हम इसको इस तरह से नहीं लिख सकते, हम ये कहेंगे कि कुछ इसमें आ रहे होंगे, कुछ इसमें आ रहे होंगे, तो ये डॉक्टर के लिए हो गया, ठीक है। तो इसलिए ये वाला सेटिस्फाई करेगा। भाई डॉक्टर तुम्हारे जरूरी नहीं है मैन हो, वुमेन भी तो डॉक्टर होंगी, और डॉक्टर जरूरी नहीं कि फादर ही हो, डॉक्टर मदर भी हो सकती है। लेकिन हाँ, ये बात जरूरी होगी कि ऑल मेन विल बी फादर्स या ऑल फादर विल बी मेन, ठीक है। तो इसलिए ये आंसर है। द HCF ऑफ 36, 54 एंड 108 इज, तो ये 12 3 से 36 होगा, 4 3 से 12, 9 4 से 36, 9 6 से 54, है ना। तो 27 टू सा भी होता है ना, और 54 इंटू 2 तो 27 4 सा हो जाएगा। अब तुम्हें HCF निकालना है, तो HCF कैसे निकालोगे यार, 3 का स्क्वायर तो आएगा ही आएगा और 2 आएगा, ठीक है। तो 9 इंटू 2, मतलब हर एक की इसमें HCF निकालने में कुछ नहीं करना, हाईएस्ट पावर देखो, 2 की हाईएस्ट पावर जो सब में कॉमन आ रही है वो क्या है, वो 2 है, और 3 की हाईएस्ट पावर जो सब में कॉमन आ रही है, हाईएस्ट पावर नहीं देखनी, सॉरी, इसमें हमें देखना है कि उस नंबर की पावर जो कॉमन आ रही है, तो 3 स्क्वायर सब में कॉमन आ रहा है, तो 9 इंटू 2 हो जाएगा, वो क्या दे देगा, 80। अब देखो, अर्जुन एंड अनुराग कंप्लीट a job in 6 days and 7 days respectively. They worked together and earned a total of 780. To find Arjun's share in this amount. तुम मुझे एक बात बताओ, अर्जुन ने अगर कम समय में किसी काम को खत्म कर लिया तो उसको पैसा ज्यादा मिलना चाहिए या कम मिलना चाहिए, उसको पैसा ज्यादा मिलेगा। तो इनका जो अमाउंट का जो शेयर होगा, अमाउंट के शेयर का जो रेशियो होगा ऑफ अर्जुन एंड अनुराग, वो कितना कितना होगा, वो 7:6 होगा। मतलब अगर ये 6 दिन में काम कर रहा है अर्जुन, तो और ये अनुराग 7 दिन में कर रहा है, तो इसका रिवर्स में अमाउंट बटेगा, मतलब अर्जुन को ज़्यादा पैसा मिलेगा और अनुराग को कम पैसा मिलेगा, क्योंकि उसने टाइम ज़्यादा लिया है, ठीक है। तो अब ये 13 यूनिट जो है, इसका 13 यूनिट जो है ये 780 के बराबर हो जाएगा, तो 1 यूनिट 60 के बराबर हो गया। तो अर्जुन का कितना मिलेगा, 7 यूनिट, तो 7 यूनिट किसके बराबर हो जाएगा, 7 इंटू 60, 420 के बराबर हो जाएगा, भाई इसका आंसर होगा, ठीक है। अगर पूछता कि भाई अनुराग का कितना है, तो हम अनुराग का निकाल देते, तो 6 इंटू 60 हो जाता, तब क्या हो जाता, 360 आंसर आ जाता, ठीक है। अब देखो, इसमें मिसिंग टर्म पूछ रहा है कि क्या होगी, तो यार देखो, STU एक का गैप, VWXY एक का गैप, तो यहाँ पर R का गैप करके Q आएगा, तो P वाले हटा दो, S वाले हटा दो, Q वाले हैं, और Q का अल्फ़ाबेटिकल सीरीज के हिसाब से क्या बनता है, 17 बनता है, तो ये आंसर आ जाएगा Q7। अब देखो, बोल रहा है कि A B और C तीनों मिलकर किसी टास्क को 10 दिन में कर सकते हैं, और खाली A और B जो है वो 12 दिन लेंगे अगर दोनों काम करें बस, और B और C जो है अगर वो काम करें तो 20 दिन लेंगे। तो अगर B अकेला काम करेगा तो वो कितने टाइम में टास्क को ख़त्म कर देगा। देखो, वो ये बोल रहा है कि A B और C, ठीक है, ये लोग 10 दिन लेंगे काम को ख़त्म करने में, तो अगर मैं पूरे काम को 120 मान लूँगा तो इनकी एफिशिएंसी 12 हो जाएगी। अब वो कह रहा है कि ए और बी को जो है कितना टाइम लगेगा, 12 दिन, तो इनकी एफिशिएंसी क्या हो जाएगी, 10। फिर वो कह रहा है कि बी और सी को कितना टाइम लगेगा, 20 दिन, तो इन बी और सी की एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी, 6। नाउ अगर मैं इन दोनों को ऐड कर दूं तो ये क्या बनेगा, ए प्लस बी प्लस बी प्लस सी,
मतलब ए प्लस 2b प्लस सी निकल कर आ गया, मेरा कितना एफिशिएंसी निकल कर आ गया 16। और ए प्लस बी प्लस सी की एफिशिएंसी यहाँ मेरी कितनी आई थी 12। तो अगर मैं माइनस कर दूंगा इन दोनों को तो मेरा बी की वैल्यू कितनी आ गई 4, मतलब बी की एफिशिएंसी क्या है 4। तो बी जो है एक दिन में कितना काम कर रहा है 4 यूनिट, तो वो 120 काम को कितने दिन में करेगा 120 बटा 4, 30 दिन में 30 डेज। तो आंसर क्या आ जाएगा 30। ठीक है, अब देखो इसमें मिरर इमेज की बात कर रहा है इस फिगर की। तो अगर इस तरह से ये एक मिरर, इसकी मिरर इमेज यहाँ पर अगर आपने मिरर लगा दिया तो सबसे पहली बात तो आपका ये वाला पोर्शन आना चाहिए ना, ये इस तरह से ट्राइंगल फेस इस तरह से बनना चाहिए। तो ये भी गलत है और ये भी गलत है, ये दोनों तो कैंसिल ही हो गए, इसमें तो आ ही नहीं रहा, ये वैसे कैंसिल, तो यही बचा, यही होगा। एक और बात, अगर जैसे ये एरो इस तरह से आ रहा है तो अगर यहाँ पर मिरर रखते हो आप तो ये एरो इस तरह से जाएगा, तो इसमें इसी में जा रहा है बस इस तरह से। देखो क्या बोल रहा है कि एक नेचुरल नंबर है व्हेन डिवाइडेड बाय ऑल दीज लीव्स अ रिमाइंडर ऑफ 3 इन ईच केस, तो व्हाट इज द स्मॉलेस्ट ऑफ ऑल सच नंबर्स। तो कोई भी नंबर जो आप इन सब से डिवाइड कर रहे हो तो आप इन सब का एलसीएम ले लो, एलसीएम। तो इनका एलसीएम क्या होगा, 6 5 30, 30 और 7 3 21, 21 2 तो ये 420 आएगा एलसीएम, राइट। लेकिन वो कह रहा है कि जब मैं उस नंबर को इस नंबर से डिवाइड कर रहा हूँ तो वो नंबर मेरा किस टाइप का होगा। मान लो 420 के टाइप का नंबर है, मतलब के मतलब कुछ भी मल्टीपल है, तो वो रिमाइंडर क्या छोड़ रहा है 3 छोड़ रहा है, तो मैंने कहा +3। भाई इसी टाइप का वो नंबर होगा। अगर तुम इसको किसी भी से भी इससे इसके किसी भी या 4 से करोगे तो 4 1 4, 4 5 20, तो पूरा डिविजिबल हो रहा है। 3 रिमाइंडर छोड़ रहा है, 5 से कर रहे हो तो पूरा डिविजिबल हो रहा है, 3 रिमाइंडर छोड़ रहा है। तो ये इस टाइप का नंबर होगा 420 के प्लस 3। ठीक है, इस तरह के जो भी सवाल आते हैं जिसमें वैन डिवाइडेड बाय 2 3 5, तो हम एलसीएम लेके करते हैं। जब इस तरह से होता है 2 3 5 6 4 8 या इनसे डिवाइड करा तो ये छोड़ा, तो इसी टाइप से हम लोग उसको लिखेंगे। अब वो पूछ रहा है इसका स्मॉलेस्ट नंबर क्या होगा, तो स्मॉलेस्ट के लिए के की वैल्यू स्मॉलेस्ट रख लो यार। तो के की स्मॉलेस्ट वैल्यू क्या रख लोगे 1 रख लोगे, तो क्या आ जाएगा ये 423। 423 तुम्हारा आंसर हो जाएगा। वो कह रहा है कि राही ने 600 रुपये बैंक में रखे 8% सिंपल इंटरेस्ट पे और 5 साल तक के लिए रखे, तो 40% इंटरेस्ट कमाएगा। तो 40% किसका, इसका कितना आ जाएगा 600 का 40% 240। भाई इंटरेस्ट ही तो पूछ रहा है तो 240 रुपये आएगा। भाई 600 का 40% कितना हो जाएगा 240, वही आंसर है। अब देखो इन तीन ये दोस्त थे तपन रवि और त्रिशा, इन्होंने केक शेयर किया। तपन के पास 1/4 आया, त्रिशा के पास 2/3 आया और रवि के पास रेस्ट आया। तो रवि के पास कितना शेयर आया होगा कि अगर टोटल अगर मैं 1 मान रहा हूँ तो उसमें से एक के पास 1/4 आया और एक के पास इतना आया। तो अब बचा हुआ इसके पास आएगा तो 1 - तो ये कितना आ जाएगा 1/12। तो रवि रवि के पास कितना वो आया केक का हिस्सा 1/12, ये आंसर आ जाएगा। ठीक है, देखो बोल रहा है कि पाइप ए और सी जो है वो एम्प्टी कर सकते, कैन फिल एन एम्प्टी सिस्टर्न इन 32 घंटा एंड 48 घंटा। तो पाइप ए और सी को कह रखा है कि ए तो 32 घंटे में भर देगा, सी जो है 48 घंटे में भर देगा, और जबकि जो पाइप बी है वो ड्रेन कर देगा फिल्ड सिस्टर्न को 24 घंटे में। तो घंटे तो यहाँ 24 लेंगे बट ये ड्रेन वाला है, ये माइनस वाला है। ठीक है, इसकी जो हम एफिशिएंसी लिखते हैं वो हम लोग माइनस में करके लिखते हैं। ठीक है, तो अब इसका एलसीएम निकाल लो भाई, वही हम लोग यहाँ पर लिख देंगे कि 32 24 और 48। ठीक है, 24 × 16 384।
तो ये कितना हो जाएगा 12, और ये कितना हो जाएगा 384/24, 16, तो -16 आ जाएगा, और ये कितना आ जाएगा 8 आ जाएगा। तो हाउ मेनी आवर्स विल इट टेक फॉर द सिस्टम टू बी 2/3 फुल, तो 2/3 फुल कितना हो जाएगा 2/3 इंटू 384 डिवाइड बाय 12 और 8 क्या हो जाएगा 20, 20 में से 16 गया 4, तो यहाँ 4 बच जाएगा। तो अब ये आ जाएगा 64 आवर्स। ठीक है, 64 आवर्स इसका आंसर हो जाएगा। अब देखो इस सवाल में बोल रहा है कि राम्स फादर इज ट्वाइस एज ओल्ड एज राम इज। हम कह रहे हैं कि ठीक है कि राम के फादर और राम, तो राम अगर 1 है तो राम के फादर कितना है 2 है। 8 साल पहले एज ऑफ राम्स फादर वॉज 2.5 टाइम्स हिज एज। मतलब 8 साल पहले अगर मैं बैक जाऊं, इफ़ आई गो 8 ईयर बैकवर्ड्स, तो राम के पिताजी 5/2 थे राम की एज में, तो फादर और राम की रेशो क्या हो जाएगी 8 साल पहले ये रेशो थी। ठीक है, अब देखो इस सवाल को करने के लिए पहले तुम इन दोनों के गैप को बराबर कर लो। यहाँ पर तो इन दोनों के बीच का गैप कितना आ रहा है 3, और यहाँ पर आ रहा है इन दोनों के बीच का गैप 1, तो इसको 3 से मल्टीप्लाई करके गैप बराबर कर लो। ठीक है, तो ये मेरा हो जाएगा कितना 6, और ये हो जाएगा 3। ठीक है, तो अब हम फॉर्मूला क्या लगाते हैं, फॉर्मूला हम लगाते हैं कि जितना ईयर्स था 8 इनटू गैप, ये जो गैप है डिवाइड बाय दिस इनटू दिस क्रॉस मल्टीप्लाई माइनस दिस इनटू दिस, भाई 5 3 ज़ा 15 एंड 6 2 ज़ा 12, तो ये कितना आ गया 8 इंटू 3/3 मतलब 8 आ गया। तो राम के फादर की एज ये थी और राम की एज ये थी करंट, तो तुम्हें क्या निकालना है राम की करंट एज, तो राम की करंट एज 8 को कोरस्पॉन्ड 3 को कोरस्पॉन्ड कर रही है, तो 1 यूनिट 8 को कोरस्पॉन्ड कर रहा है, तो 8 मल्टीप्लाई बाई 3 टाइम्स 24 क्या हो जाएगी, ये राम की करंट एज हो जाएगी, और वही मेरा आंसर है। वो अगर पूछता राम के पिताजी की एज, तो 6 इंटू 8 कर देते, 8 6 48 हो जाता। फॉर्मूला क्या लगता है, देखो इस कॉन्सेप्ट को थोड़ा ध्यान से समझ लो। अगर करंट एज ए और बी है, और मान लो क्यू ईयर्स के बाद वो एज हो गई के इस टू पी, दो एज का रेशो पहले ए इस टू बी था और क्यू ईयर्स बाद के इस टू पी हो गया। तो अगर तुम्हें निकालनी है, मान लो इसकी एज निकालनी है इधर वाली की, तुम्हें पता करना है कि ये राम है और ये फादर है, तो तुम्हें राम की अगर एज तुम्हें निकालनी है, तो राम की एज निकालने के लिए क्या करोगे, तो क्यू ये जितने का गैप होता है और इनके बीच का गैप, ये गैप बराबर होना चाहिए ए माइनस बी कह लो। ठीक है, डिवाइड बाय ये क्रॉस मल्टीप्लाई पी ए माइनस बी के, ये तुम्हारा आंसर। फिर वो जो फैक्टर आएगा उसको इससे मल्टीप्लाई कर देना, तुम्हारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब देखो इस सवाल में मैं आपको बताऊं, फिगर ए में अगर आपका 39 आ रहा है मिडिल में, तो वो कैसे आ रहा है, वो आ रहा है दिस इंटू दिस 6 इंटू 5 प्लस 3 इंटू 3, तो ये आपको 39 दे रहा है। अब आप ये देखो, ये आपको क्या दे रहा है 7 इंटू 5 प्लस 4 इंटू 4, ये आपको क्या दे रहा है 51। अब आप यहाँ देखो ये आपको क्या दे रहा है, ये आपको दे रहा है 5 इंटू 5 प्लस 4 इंटू 3, 4 3 12, तो ये आपको क्या दे रहा है 37। तो आंसर क्या आ जाएगा 37। देखो इसकी ये प्रॉब्लम फिगर है हमारी, और इसकी वाटर इमेज के लिए बोल रहा है। वाटर इमेज मतलब एक तरह से मिरर जो है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में लग रहा होगा। तो अगर ये मेरी इमेज है, तो इसकी ये अगर आप मिरर लगा दो तो इसके नीचे वाली वाटर इमेज हो जाती है, तो इस पर तो कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, ये तो ऐसे ही रहेगा और ये भी ऐसे ही रहेगा। देखो यहाँ पर जो होता है वो यहाँ आता है, नीचे की तरफ जो होता है इसमें ऊपर की तरफ आता है, तो यहाँ तो सर्कल आएगा। तो तुम्हारा ऑप्शन या ये होगा या ये होगा, क्योंकि इसमें सर्कुलर सर्कल जो है वो नीचे है, तो इन दो में से होगा। अब देखो वाटर इमेज में और क्या हो रहा है, अगर ये इरेक्ट है तो ये इस तरफ से इरेक्ट होगी, ये इन्वर्टेड होगी, ये ऐसे। ठीक है, तो तुम्हारा ये जो ट्राइंगल बनेगा वो यहाँ बनेगा पॉइंट करता हुआ। ठीक है,
तो तुम्हारा ये आंसर हो जाएगा, ये नहीं। ठीक है, बी। अब इस क्वेश्चन को देखो आप, वो कह रहा है कि एवरेज मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय राघव इन 12 टेस्ट्स इज 24। Zubeda has maintained an average of 23 so far but has taken only 9 tests. जुबेदा ने भाई 12 में से 9 टेस्ट लिए हैं बस, और हर एक टेस्ट जो है वो 30 नंबर का है। तो जुबेदा को किसी एक टेस्ट में कितने कम से कम स्कोर वो लाना अफोर्ड कर सकती है, ताकि बाकी बचे हुए टेस्ट्स में वो मतलब इम्प्रूवमेंट करके राघव के बराबर का स्कोर ला सके, राघव की परफॉर्मेंस मैच कर सके। तो राघव का हर उसमें कितना आ रहा है भाई, ये अच्छा क्वेश्चन है। राघव का हर एक टेस्ट में कितना आ रहा है, 24। ठीक है, तो जुबेदा ने जो है अभी तक 9 टेस्ट्स में उसने एवरेज मेंटेन करके रखा है 23 का, पर उसे मैच करने के लिए राघव की परफॉर्मेंस को 24 का एवरेज मेंटेन करना पड़ेगा। इसका मतलब उसे हर एक 9 टेस्ट में, ठीक है, कितने अंक और ज़्यादा चाहिए थे, एक एक अंक ज़्यादा चाहिए था, तभी तो उसका एवरेज 24 हो पाता। इसका मतलब अगर वो 9 टेस्ट में 9 नंबर ले आती तो वो राघव की परफॉर्मेंस मैच कर जाती। लेकिन बात यहाँ ख़त्म नहीं हुई है। देखो, अभी मैं 24th टेस्ट, अभी मैं 10th टेस्ट की बात कर रहा हूँ। 10th टेस्ट, द 11th टेस्ट, द 12th टेस्ट। ठीक है, आप ये देखो, इस 9 को अभी मैं साइड में रख रहा हूँ। ठीक है, आप ये देखो कि उसे अगर राघव की परफॉर्मेंस इस टेस्ट में मैच करनी है तो उसे 24 नंबर लाने पड़ेंगे। लमसम बात देखो, तभी तो एवरेज बैठ पाएगा। उसे इसमें 24 लाने पड़ेंगे, उसे इसमें 24 लाने पड़ेंगे, तभी तो राघव की परफॉर्मेंस मैच हो पाएगी। अच्छा, लेकिन अब वो ये कह रहा है कि भैया मुझे तो जो है आप ऐसा करो कि ये जो 9 है, देखो क्या बोल रहा है कि द एवरेज मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय राघव इन 12 टेस्ट्स इज 24। जुबेदा हैज मेंटेन्ड एन एवरेज ऑफ 23 सो फार बट हैज टेकन ओनली 9 टेस्ट्स। 12 में से 9 लिए हैं। If each test is out of 30, at least how much must Zubeda score in any one of the remaining 3 tests to still have a chance to match Raghav's performance? देखो, कह रहा है कि एवरेज मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय राघव, ठीक है, इन 12 टेस्ट्स। राघव ने, एक बच्चा है, उसने 12 टेस्ट दिए, उसका एवरेज अगर 24 है, तो मैं ये कहता हूँ कि 1 2 3 4 अगर आप उसके 12 टेस्ट मानकर चल रहे हो, ठीक है, आप ये मान लो उसके हर टेस्ट में 24 नंबर आ रहे थे। ठीक है, तभी तो मैं ये कहूँगा कि उसका एवरेज जो बैठ रहा था, उसका एवरेज जो बैठ रहा था 24 बैठ रहा था। वहीं एक दूसरी लड़की थी जिसका नाम था जुबेदा, वो क्या कह रहा है कि उसने 9 टेस्ट दिए। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और उसके हर, उसने एवरेज मेंटेन करके रखा 23 का। तो मैं ये कह रहा हूँ, मान लो हर टेस्ट में उसके 23 नंबर थे, 9 के 9 टेस्ट में वो 23 नंबर लेके आई। वो कह रहा है हर एक टेस्ट जो था वो 30 नंबर का था। ठीक है, तो वो कह रहा है कि जुबेदा के पास अब 3 टेस्ट बचे भाई, 10वां टेस्ट, 11वां टेस्ट और 12वां टेस्ट, ये 3 टेस्ट बचे। तो वो कह रही है कि जुबेदा एक टेस्ट में कितना कम से कम मार्क्स लाना अफोर्ड कर सकती है कि उतना कम लाने के बावजूद वो 11th 12th में कुछ मार्क्स ज़्यादा ला करके राघव की परफॉर्मेंस को मैच कर सके। ठीक है, ये सवाल है। तो अब पहले ये समझो जुबेदा कितना कम है राघव से। तो इस राघव का एवरेज जो है 12 में तो 24 है, और इसका जो है 23 है। तो पहले तो इसका आप 9 के 9, जो 9 टेस्ट दिए हैं इसने, उसमें एक एक कम आ रहा है नंबर। तो 9 नंबर तो अगर इसको मिल जाए यहाँ से कहीं से, ठीक है, 9 नंबर का जो है इसको कहीं से मिल जाए, और मान लो इसने, मैं ये कहता हूँ 10वें टेस्ट में इसने राघव की परफॉर्मेंस मैच करवाते हैं पहले। ये 10वें टेस्ट में 24 नंबर ले आई, ये 11वें टेस्ट में 24 नंबर ले आई, ये 12वें टेस्ट में 24 नंबर ले आई। ठीक है, अब क्या करना है कि हमें इस 9 को एडजस्ट करना है। ठीक है, हमें इस 9 को एडजस्ट करना है, लेकिन हमें एक टेस्ट में लीस्ट चाहिए। तो लीस्ट चाहिए तो मतलब मान लो मैं ये कहता हूँ कि इसको तुम 24 पे ही रख लो। ठीक है, मैं इस 9 को इन 2 में एडजस्ट कर लेता हूँ।
ठीक है, मैं इस 9 को इन दो में एडजस्ट कर लेता हूँ। कैसे एडजस्ट कर लेता हूँ, या इन तीनों में एडजस्ट कर लो आप इस 9 को, कि इसको आप +3 दे दो, इसको आप +3 दे दो, इसको आप +3 दे दो, तो ये 3-3 एडजस्ट होगा। ये वो 9 है जो इस 9 टेस्ट्स में इसके एक-एक हम कम नंबर लगा रहे थे, तो वो 9 हमने इनमें एडजस्ट कर लिया। तो इन पेपर में अगर मैं 3 एडजस्ट कर दूंगा तो ये अब राघव का परफॉर्मेंस बिल्कुल मैच कर गया। लेकिन अब वो क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि हर एक टेस्ट जो है वो 30 नंबर का है, तो लीस्ट आप कितना अफोर्ड कर सकते हो। तो ऐसा तो नहीं है, देखो 10th 11th 12th ये टेस्ट है, तो 10th टेस्ट में उसके 27 नंबर आ गए, 12th टेस्ट में उसके 27 आ गए, 11th टेस्ट में 27 आ गए, 12th में 27 आ गए। लेकिन आप एक बात समझो, मैं 10th टेस्ट को ये कह रहा हूं कि वो कम से कम कितना अफोर्ड कर सकता है इसमें लाना, कम से कम वो कितना। तो अगर हर एक टेस्ट 30 नंबर का है, तो इनको अगर तुम मैक्सिमाइज कर दो, तुम ये कह दो मैं तो इसमें 27 नहीं ला रहा, मैं तो इसमें 30 में से 30 लाऊंगा, तो मतलब तुम 3 नंबर यहां बढ़ा रहे हो। तुम ये कह रहे हो मैं तो 30 में से 30 इसमें लाऊंगा, तो तुम 3 नंबर यहां बढ़ा रहे हो, और यहां से तुम 6 नंबर कम कर दो। भाई तुमने 3 यहां बढ़ा दिए तो ये 30 हो गया, ये 30 में से 30 हो गया, तो कम से कम 21 नंबर तुम लाना अफोर्ड कर सकते हो, या जुबेदा लाना अफोर्ड कर सकती है। और वो बाकी 11th और 12th टेस्ट में वो पूरे में से पूरे 30 के 30 नंबर अगर ले आए, तो वो राघव की परफॉर्मेंस को मैच कर जाएगी। वेरी गुड क्वेश्चन, वेरी गुड। एक और बार समझ लो इसमें हमने क्या किया। सबसे पहले जुबेदा के जो टेस्ट थे, जो 9 के 9 टेस्ट थे, इसने जो कम अंक हासिल किए हुए थे, हमने पहले वो निकाल लिए कि कितने कम अंक हासिल थे। तो 9 कम अंक इसने हासिल कर रखे थे राघव से। तो राघव से परफॉर्मेंस मैच कराने के लिए हमें यहाँ +9 लेना पड़ेगा ही पड़ेगा। फिर हमने देखा कि 10th टेस्ट, 11th टेस्ट और 12th टेस्ट में अगर मुझे राघव से परफॉर्मेंस मैच करानी है, तो राघव का तो 24 आ रहा है ना एवरेज, तो मतलब मुझे भी यहाँ एवरेज 24 चाहिए। ठीक है, अब मैं ये कह रहा हूँ कि ये जो मेरा +9 था, ये मुझे एडजस्ट करना है इन 3 में। तो मैंने कैसे एडजस्ट करा कि आप यार अगर यहाँ पर 3 3 3 इन तीनों में बराबर बांट दो, मतलब अगर ये 27 नंबर ले आए, ये 27 नंबर ले आए, और इस टेस्ट में 27 नंबर ले आए, तो ये राघव की परफॉर्मेंस को पूरा मैच कर रहा है जुबेदा का, अब पूरा मैच कर गया। लेकिन हमें ये चाहिए कि एक टेस्ट में वो कम मार्क्स भी ला रहा है, तो एक टेस्ट में जो कम ला रहा है, तो जो तुम्हारा यहाँ 27 आ रहा था उसको तुम यहाँ 21 कर दो, और जो तुम्हारा 6 का बचा उसे इन 2 टेस्ट में बांट दो, 3-3 और करके। तो 10th टेस्ट में तो वो ले आए 21 नंबर, 11th टेस्ट में वो ले आए 30 नंबर, और 12th टेस्ट में ले आए 30 नंबर, तो भी वो क्या कर जाएगा, राघव की परफॉर्मेंस को मैच कर जाएगा। ठीक है, ये हो रहा है इस सवाल में। अब देखो इस सवाल में बोल रहा है कि एक यंग सन है, वो वर्क कर रहा है 2 घंटे एंड प्रिपेयर 16 आइटम्स इन अ डे। तो सन जो है वो क्या कर रहा है भाई, 2 घंटे उसने काम किया टाइम, और वर्क कितना करा उसने, 16 आइटम तैयार कर लिए। और उसके पिताजी हैं, उन्होंने धीरे धीरे काम करा, वो कह रहे हैं कि भाई मैंने 8 घंटे में काम कर सकता हूँ, और मैंने 24 आइटम जो है प्रिपेयर कर लिए। तो तुम एफिशिएंसी निकालो ना, इसकी एफिशिएंसी क्या हो गई 8, है ना, और इसकी एफिशिएंसी क्या हो गई 3। तो एफिशिएंसी से ही पता कर सकते हो। एफिशिएंसी क्या है, एफिशिएंसी इज नथिंग बट पावर, इट्स नॉट एनर्जी। देखो एनर्जी कुछ और है, एनर्जी तो एक तरह से ये हुई वर्क, एनर्जी कुछ नहीं होता, एनर्जी होता है वर्क डन। ठीक है, लेकिन वर्क डन पर यूनिट टाइम, ये क्या होता है, ये होता है पावर, ये होता है एफिशिएंसी। तो यहाँ पर आपको ये कंफ्यूज कर रहा है एनर्जी से और पावर से, तो पावर आएगा, पावर क्योंकि हमने फिजिक्स में भी पढ़ा है, ये फिजिक्स में भी लगा लो आप, कि पावर जो होता है वो वर्क डन पर यूनिट टाइम होता है। तो ये वर्क डन था और इतना टाइम था, यही एफिशिएंसी हुआ, यही मेरा पावर हुआ। ठीक है, तो इक्वल पावर और इक्वल एनर्जी तो है ही नहीं, एनर्जी में वाले में डाउट था, तो एनर्जी नहीं होगा, पावर होगा। ठीक है, अब देखो इस सवाल में क्या बोल रहा है कि इसमें आगे हम क्या करेंगे, डी के बाद ई एफ आ रहा है,
Q के बाद RS T आएगा, तो ये दोनों तो हट गए। W के बाद XYZ आ रहा है, PQR के बाद S आएगा, तो यही आंसर होगा। ठीक है, अब इस सवाल को देखो, इसमें वो ऑड वन आउट बोल रहा है कि कौन सी इसको बिलोंग नहीं करती। तो देखो इसमें पूरा सर्कल के अंदर पूरा ये लाइन आ रही है, इनमें सिर्फ इसमें जो है छोटी लाइन आ रही है इस तरह से, पूरा कंप्लीट डायमीटर नहीं आ रहा है, सेंटर से पास नहीं हो रहा है, बाकी सब में सेंटर से पास हो रहा है। ठीक है, तो ऑड वन आउट क्या आ जाएगा, सी आ। देखो इस सवाल में वो क्या कह रहा है, एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन है कि एक हाइड्रोजन एटम में एक इलेक्ट्रॉन जो है वो मूव कर रहा है एक ऑर्बिट में जिसका रेडियस इतना है और इस स्पीड से जो है मूव कर रहा है, तो इक्विवेलेंट करंट क्या होगा अगर इलेक्ट्रॉनिक चार्ज जो है वो मुझे ये दे रखा है। तो देखो ऐसे केस में जब भी कोई एक कंडक्टर दे रखा हो और उसमें चार्ज Q फ्लो कर रहा हो T टाइम के लिए, तो उसका अगर हमें करंट निकालना होता है तो I इज इक्वल टू Q अपॉन T फॉर्मूले से हम लोग निकालते हैं कि इतना करंट इसमें फ्लो कर रहा है चार्ज पर यूनिट टाइम। तो चार्ज कितना है उसने दे रखा है तुम्हें 1.6 इंटू 10⁻⁻19। टाइम कितना होगा, टाइम जो होगा वो होगा डिस्टेंस अपॉन स्पीड। ठीक है, तो डिस्टेंस को मैं कैसे लिखूंगा भाई, ये एक सर्कल है, एक ऑर्बिट है, सर्कल होगा तो 2πr कंसिडर कर लो इसको, और स्पीड उसने मुझे दे रखी है इंटू 2.2 इंटू 10⁻⁶। ठीक है, और यहाँ पर मैं रेडियस की वैल्यू डाल दूंगा, तो यहाँ पर पाई को मैं लिख दूंगा 22 और यहाँ पर 7 चला जाएगा। तो ये मेरा फाइनल क्या बन जाएगा, ये मेरा बन जाएगा ये 2 इंटू 22 इंटू रेडियस कितना दिया हुआ है 5 इंटू 10⁻⁻11। ठीक है, अब तुम्हें निकालनी है करंट की वैल्यू। ठीक है, अब तुम्हें निकालनी है करंट की वैल्यू। तो यहाँ पर इसको हटाओ तो क्या होगा, डिवाइड बाय, तो 1 10 यहाँ आ जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर 10⁻⁻10 हो जाएगा, 22 से 22 काट दो, इसको हटाओ, यहाँ 10⁻⁻9 आ जाएगा, 5 2 से 10 करोगे 10⁻⁻8 आ जाएगा। तो अब तुम्हारे पास क्या है, तुम्हारे पास है कि 16 इंटू 7 इंटू 10⁻⁻19 प्लस 6 -13 और डिवाइड में ये है तो ऊपर जाके प्लस हो जाएगा तो +8। ठीक है, तो 7 6 40 7 7 10 11 112 इंटू 10⁻⁻8 -5। ठीक है, लेकिन मेरे को मिली एम्पियर में निकालना है, मतलब ये मुझे यहाँ पर 10⁻³ चाहिए। तो यहाँ तुम क्या कर लो, अगर मल्टीप्लाई कर लो 10 की पावर +2 से और यहाँ डिवाइड कर लो 10 की पावर +2 से, तो ये तुम्हारे पास क्या आ जाएगा 1.12 इंटू 10⁻⁻3, क्योंकि यही मेरे को मिली एम्पियर में देगा। ठीक है रिजल्ट, तो ये मेरा क्या दे देगा 1.12 मिली एम्पियर, ये मेरा आंसर हो जाएगा। गुड क्वेश्चन, ये मेरा आंसर। अब देखो ये आर्ग्यूमेंट और अजम्पशन का एक क्वेश्चन है। आर्ग्यूमेंट में बोल रहा है कि द हाईवे अथॉरिटी हैड अनाउंस्ड दैट इट विल बी अंडरटेकिंग अ मेजर रोड रिपेयर वर्क फॉर 3 days बिगिनिंग फ्राइडे बिटवीन बेंगलोर एंड टुमकुर। तो ये अनाउंस करा है, और अजम्पशन ये कह रहा है कि पीपल नीड टू प्लान अकॉर्डिंगली फॉर देयर ट्रिप बिटवीन बेंगलोर एंड टुमकुर। तो बात सही है, अगर यार रिपेयर वर्क हो रहा होगा बेंगलोर और टुमकुर के बीच तो ये लोग प्लान तो करेंगी, तो ये बात तो सही है। अब द अथॉरिटीज ट्रबलिंग सिटीजन्स विद अननेसेसरी पेपर, नहीं ये बात सही नहीं है यार, ये ट्रबल थोड़ी हुआ। अगर मान लो रोड रिपेयर नहीं हुई, किसी का एक्सीडेंट हो गया, फिर तो अथॉरिटी तो अपना काम करेगी करेगी, तो अथॉरिटी ट्रबल थोड़ी करना चाहती है, वो तो काम और ठीक करना चाहती है। तो ये बात सही नहीं हुई, तो सिर्फ जो है फर्स्ट वाला जो है वो सही। अब देखो इस सवाल में वो बोल रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्स रिप्लेस्ड एका एल्यूमिनियम इन मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल। अब यार हमने एल्यूमिनियम तो सुना था, ये एका एल्यूमिनियम क्या है। तो देखो इसके समझने के लिए हमें मेंडलीव की पीरियोडिक टेबल पे पहले जाना पड़ेगा। मेंडलीव था, साइंटिस्ट था, उसने जो है पीरियोडिक टेबल बनाई थी और उसने क्या आधार रखा था, उसने कहा था
कि प्रॉपर्टीज जो होती हैं एलिमेंट्स की, ठीक है, आर अ फंक्शन ऑफ एटॉमिक मास, वो एटॉमिक मास पे डिपेंड करती हैं, ठीक है। उसने ऐसा कहा था, जबकि प्रेजेंट डे जो है वो ऐसा कहती है कि प्रॉपर्टीज जो होती है एलिमेंट्स की वो फंक्शन किसके हैं, एटॉमिक नंबर के। खैर उसने जो है इस आधार पे, एटॉमिक मास वाले आधार पे 63 एलिमेंट्स को क्लासिफाई करा 7 रोज में और 8 कॉलम्स में। 63 एलिमेंट्स को इनमें उसने क्लासिफाई कर दिया। अच्छा, और जब उसने क्लासिफाई करा, लेकिन उस समय कुछ एलिमेंट्स ऐसे थे जो डिस्कवर नहीं हुए थे, तो उसने जो है उन एलिमेंट्स का नाम, जो डिस्कवर्ड हुए एलिमेंट्स थे उन्हीं से रख दिया था। उसने ये कहा था कि जब भविष्य में ये एलिमेंट्स डिस्कवर होंगे तो इनको पीरियोडिक टेबल में यहाँ पर प्लेस किया जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, जैसे अब यहाँ वाला जो एलिमेंट था ये डिस्कवर नहीं करा था उसने, ये सारे तो लिख दिए थे, लेकिन यहाँ वाला डिस्कवर नहीं हुआ था, तो उसे ये नहीं पता था यहाँ पे मैं किसे रखूँ। तो उसने ये कहा कि भविष्य में एक एलिमेंट डिस्कवर होगा जिसकी प्रॉपर्टीज़ इनसे मैच करती होंगी, बोरॉन एल्यूमिनियम से मैच करती होंगी, और उसने इसका नाम रख दिया एका एल्यूमिनियम। एका एल्यूमिनियम, तो ये है वो एका एल्यूमिनियम। तो ये जो एका एल्यूमिनियम था यही बाद में जाके डिस्कवर हुआ, और ये क्या हुआ, गैलियम। तो आंसर है गैलियम। नाउ इसी की तरह क्या और भी एलिमेंट्स थे जो उसने छोड़े थे? हाँ, एक उसने छोड़ा था एका बोरॉन। एका बोरॉन, तो एका बोरॉन जो था बाद में क्या डिस्कवर हुआ था, वो स्कैंडियम। स्कैंडियम। और एक था एका सिलिकन, वो क्या बना था बाद में जाके, जर्मेनियम। वो जर्मेनियम डिस्कवर हुआ था। तो ये सब इंपॉर्टेंट है, 5 स्टार क्वेश्चन है, ये ज़रूर ज़रूर आएंगे एग्जाम में। प्लीज़ रिमेंबर दिस कि एका एल्यूमिनियम बाद में क्या बना, एका बोरॉन बाद में क्या बना, और एका सिलिकन बाद में क्या बना। अब देखो ये सिलॉग्स का क्वेश्चन है, इसमें वो क्या कह रहा है, ऑल शार्क आर फिश, ऑल शार्क आर फिश, नो फिश इज स्नेक। तो स्नेक वाला मैं यहाँ अलग रख दूंगा कि कोई भी फिश जो है स्नेक नहीं है। अब कंक्लूजन में देखो वो क्या बोल रहा है कि नो स्नेक इज शार्क, कि कोई भी स्नेक शार्क नहीं है। हाँ बिल्कुल नहीं है भाई, इसके साथ इसे कहाँ अलग ही तो है बिल्कुल, तो ये तो बात सही है। और फिर वो कह रहा है नो शार्क इज स्नेक, कोई शार्क भी स्नेक नहीं है। हाँ तो ये बात भी सही है भाई, इन दोनों का आपस में कोई कोरिलेशन है ही नहीं, कोई सुपर इम्पोजिशन नहीं है, बिल्कुल अलग है, सेपरेट हैं दोनों। तो ये बात भी सही है, तो बोथ 1 and 2 फॉलो, बोथ 1 and 2। अब इस सवाल में देखो ये डेटा सफिशियंसी का क्वेश्चन है, इसमें वो बोल रहा है कि इसकी वैल्यू क्या होगी, $14 20 मल्टीप्लाइड बाई 8 #4, इसकी वैल्यू मैं कैसे पता लगा सकता हूँ। तो वो कह रहा है एक तरीका तो ये है कि डॉलर को आप माइनस कह दो, मल्टीप्लाई को आप प्लस कह दो, और हैश को आप डिवाइड कर लो। तो क्या इसकी वैल्यू मिल जाएगी? हाँ, मुझे इसकी वैल्यू मिल जाएगी, तो इससे तो मिल जाएगी। अब तुम सेकंड कथन देखो क्या कह रहा है, वो कह रहा है कि $14 20 × 8, इसकी वैल्यू 25 है। तो यार इसकी वैल्यू अगर 25 है तो मैं यहाँ चल 25 रख दूंगा, लेकिन फिर भी हैश का तो मुझे नहीं पता, तो मैं #4 का क्या करूँगा, तो मुझे वैल्यू तो नहीं मिल पाएगी इसकी। या तो यहाँ हैश भी लिखा हुआ था कि #4 = 25, तब मैं बताता, तो सेकंड स्टेटमेंट्स में नहीं बता सकता। तो खाली इसका मतलब ये आंसर आएगा कि स्टेटमेंट 1 अलोन इज सफिशिएंट, लेकिन स्टेटमेंट 2 जो है वो सफिशिएंट नहीं है। ठीक। अब देखो इस सवाल में वो क्या कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस विल टेक प्लेस द स्लोएस्ट फॉर द सेम क्वांटिटी ऑफ लिक्विड। तो कौन सा प्रोसेस सबसे धीरे चलेगा इनमें से? देखो इवेपोरेशन होगा, इवेपोरेशन होगा, क्योंकि देखो इसमें क्या होता है इवेपोरेशन में, कि लिक्विड जो है वो वेपर में कन्वर्ट तो होता है, ठीक है, एट रूम टेम्परेचर होता है, लेकिन एट रूम टेम्परेचर, और ऐसे नहीं कि एकदम से बॉयल हो जाना, दैट इज़ नॉट इवेपोरेशन।
इवेपोरेशन में क्या होता है कि जो सरफेस मॉलिक्यूल्स होते हैं, सरफेस के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उनकी काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है। ठीक है, जिसकी वजह से जो पूरे लिक्विड जो होता है उसकी काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाती है, एवरेज काइनेटिक एनर्जी वो डिक्रीज हो जाती है। तो इसकी वजह से जो वेपर्स हैं, ठीक है, वो एस्केप कर जाते हैं। तो इसकी वजह से क्या होता है, कूलिंग हो जाती है, कूलिंग इफेक्ट आता है। ठीक है, तो इवेपोरेशन कूलिंग इफेक्ट लेकर आता है। तो जो हमारे स्वेट आता है, जो पसीना आता है एकदम से, जब हवा लगती है, हवा चलती है, तो वो भी इवेपोरेट होता है और इसी वजह से हमें कूलिंग फील होती है। फ्रीजिंग क्या होता है भाई, फ्रीजिंग जो है लिक्विड को सॉलिड में कन्वर्ट कर देना एट 0 डिग्री टेम्परेचर, दैट इज फ्रीजिंग। बॉइलिंग क्या हो गया, बॉइलिंग हो गया लिक्विड को वेपर में कन्वर्ट कर देना, ठीक है, एट 100 डिग्री सेंटीग्रेड। तो इससे पहले होगा ही नहीं है, लेकिन ये रूम टेम्परेचर पे ही होना शुरू हो जाएगा, लेकिन होगा लेट, होगा लेट। कंडेंसेशन एवरीबडी नोज, है ना, कंडेंस कर देना। तो ये है। अब देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, बहुत फेमस सवाल है कि सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड को क्या होते हैं। तो ये ड्राई आइस होती है, ड्राई आइस, सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, एक तो सिंपल CO2 हो गई गैस, तो जो सॉलिड वाली होती है CO2, ये होती है ड्राई आइस। अब देखो इस सवाल में वो बोल रहा है कि अ डैश फ्लेम इज प्रोड्यूस्ड व्हेन द ऑक्सीजन सप्लाई इज सफिशिएंट। तो फ्लेम जो होते हैं ना, डिपेंडिंग ऑन देयर कलर टाइप हम बता सकते हैं कि इसका कंबशन किस तरह का हो रहा है। जैसे फ्लेम जो होता है एक ब्लू कलर का होता है, एक येलो का होता है, एक रेड कलर का भी होता है, एक ऑरेंज कलर का भी होता है। तो ब्लू कलर का अगर फ्लेम दिखेगा तो इसका मतलब क्या होगा कि उसका कंप्लीट कंबशन हो रहा है, कंप्लीट कंबशन हो रहा है। और कम कंप्लीट कंबशन हो रहा है और ये बेस्ट होता है, इसमें मतलब इसको ऑक्सीजन सप्लाई सफिशिएंट मिल रही है। ठीक है, अगर तुम्हारा ऑरेंज होता है, ठीक है, तो मतलब कम हो रहा है, इनकम्प्लीट हो रहा है कंबशन, इनकम्प्लीट हो रहा है, बट फिर भी थोड़ा बहुत हो रहा है। रेड में क्या होगा, बिल्कुल इनकम्प्लीट कंबशन हो रहा है। ठीक है, और ये सबसे कम हॉट होगा, लीस्ट हॉट। अगर उतने ही टाइम के लिए तुमने आग इतनी रेड फ्लेम दिया किसी को, तो वो सबसे कम हीट होगा। उतने ही टाइम के लिए अगर तुमने ब्लू फ्लेम दिया तो वो हॉटेस्ट होगा। ठीक है, तो ऑक्सीजन सप्लाई सफिशिएंट किस में होगी, ब्लू वाले में होगी। अब देखो इस सवाल में पूछ रहा है कि डैश इज नोन एज इंडिया स्पाइस गार्डन। तो स्पाइसेस इंडिया में सबसे ज़्यादा केरला में होते हैं और रबड़ भी केरला में ही होती है। ठीक है, और कॉफ़ी अगर पूछोगे तो वो कर्नाटका में होती है। खैर, नॉट टॉकिंग मोर अबाउट केरला, केरला का स्टेट एनिमल कौन सा है, व्हाट इज द स्टेट एनिमल ऑफ केरला? तो इट इज एलिफेंट, विच इज ऑल्सो द स्टेट एनिमल ऑफ झारखंड एज वेल एज कर्नाटका। ओके, तो एलिफेंट। और स्टेट बर्ड कौन सी है, हॉर्नबिल, हॉर्नबिल। और फ्लावर है कनिकोना, और फ्रूट है जैक फ्रूट। ओके, और ट्री है, स्टेट ट्री है द कोकोनट ट्री, द कोकोनट ट्री, लॉट्स ऑफ कोकोनट ट्रीज आर फाउंड इन केरला। ठीक है, नाउ ये तो हमने इसके बारे में थोड़ा वैसे पढ़ लिया। अब देखो यहाँ पर कुछ बायोस्फीयर रिजर्व्स हैं जिनके बारे में पता होना चाहिए। जैसे एक है साइलेंट वैली बायोस्फीयर रिजर्व, एक है वायनाड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, वो भी एक बायोस्फीयर रिजर्व है, एक है अरालम वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। ठीक है, तो ये सारे क्या हैं, बायोस्फीयर रिजर्व हैं। ठीक है, नाउ टॉकिंग अबाउट द नेशनल पार्क्स इन केरला, वन वी हैव अनायमुडी शोला, जिनके नेम्स एंड हो रहे हैं शोला से, वो सारे नेशनल पार्क्स हैं। जैसे अनायमुडी शोला, ठीक है, मथिकेटन शोला, पम्बाडम शोला, पम्बाडम शोला, देन पेरियार नेशनल पार्क, ओके, देन वी हैव साइलेंट वैली नेशनल पार्क, ओके, देन वी हैव इराविकुलम नेशनल पार्क। ठीक है, तो ये सारे जितने भी नेशनल पार्क्स हैं
ये इम्पॉर्टेंट है। नाउ टॉकिंग मोर अबाउट केरला, केरला के डांसेस बताओ। तो डांसेस में एक तो आ गया कथकली क्लासिकल डांस, एक आ गया मोहिनी अट्टम। ये दो इम्पॉर्टेंट डांस हैं। तो कथकली जो होता है वो मेनली ऑल मेल द्वारा परफॉर्म किया जाता है, और इसमें जो लैंग्वेज यूज़ करी जाती है इसके परफॉर्मेंस में, तो वो करी जाती है मलयालम और अ, मनी प्रवलम, मनी प्रवलम ये यूज़ की जाती है, और कथकली में लैंग्वेज। और इसमें जो एलिमेंट यूज़ होता है, एलिमेंट ऑफ स्काई यूज़ होता है, एलिमेंट ऑफ स्काई। वेयर एज इन मोहिनीअट्टम यहाँ पर यूज़ होता है एलिमेंट ऑफ एयर। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एलिमेंट ऑफ एयर। और ये एक फेमिनाइन डांस होता है विष्णु का, फेमिनाइन डांस ऑफ लॉर्ड विष्णु। ठीक है, ठीक है, तो ये ध्यान रखना है। ठीक है, अब केरला में कुछ इंपॉर्टेंट फेस्टिवल्स होते हैं, बहुत फेमस फेस्टिवल्स होते हैं। वन इज़ द थ्रिसुर पूनम पूनम फेस्टिवल, थ्रिसुर पूनम। और ये कहाँ पर होता है, कौन से मंदिर में होता है, वड़क्कुनाथन टेम्पल में, वड़क्कुनाथन टेम्पल में। देन देर इज मकराविलक्कू फेस्टिवल, मकराविलक्कू फेस्टिवल, ये कहाँ पर होता है, ये सबरीमाला में होता है, लॉर्ड अयप्पा के पास सबरीमाला मंदिर में। देन देर इज़ ओनम फेस्टिवल, जहाँ पर जो है वेरियस तरह के चीज़ें करी जाती हैं, जैसे एक वल्ली कली होता है, वल्ली कली। ना व्हाट इज़ वल्ली कली, दिस इज़ नथिंग बट बोट रेस, बोट रेस परफॉर्म की जाती है। देन और क्या करा जाता है, पुल्ली कली, पुल्ली कली क्या होता है, ये एक टाइगर डांस होता है। ठीक है, और एक होता है ओनाथल्लू, ये मार्शल आर्ट्स होती है, केरला मार्शल आर्ट्स एक तरह की। ठीक है, तो ये भी करा जाता है। देन टॉकिंग मोर अबाउट फेस्टिवल्स, एक फेस्टिवल होता है अत्तुकल पोंगल, अत्तुकल पोंगल। ना इसी फेस्टिवल पर पायसम तैयार किया जाता है, जो बोलते हैं ना केरला पायसम। तो ये पायसम तैयार किया जाता है और ये ऑफर किया जाता है गॉडेस भगवती को, भगवती को। एक फेस्टिवल होता है थियम फेस्टिवल। तो ऑल दीज फेस्टिवल्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड दे शुड बी ऑन योर टिप्स, ये आपकी टिप्स पर होने चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट फेस्टिवल। ठीक है, तो वन मोर टेम्पल, टॉकिंग अबाउट टेम्पल्स, मैं ये बताना चाहूँगा कि कुछ इंपॉर्टेंट टेम्पल्स हैं, जैसे पद्मनाभ स्वामी टेम्पल, ये तो फेस्टिवल थे। ये देखो, ये ब्लैक में जो मैं लिख रहा हूँ ये टेम्पल्स हैं। देन वन इज गुरुवैयूर टेम्पल, वन इज वड़क्कुनाथन टेम्पल, ओके, एंड वन इज अयप्पा टेम्पल और द सबरीमाला टेम्पल। ऑल दीज आर वेरी 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 इंपॉर्टेंट। सो दिस इज ऑल अबाउट केरला। ठीक है, ये सब याद रखना, आपको मदद मिलेगी एग्जाम में। देखो, कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग डिवाइसेस कन्वर्ट केमिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो सेल जो होता है वो हमारा केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है ना। इसमें जो केमिकल्स यूज्ड होते हैं ये कौन कौन से होते हैं, ये जानना ज़रूरी है। एक तो होता है अमोनियम क्लोराइड, NH4Cl, एक होता है कैडमियम, एक होता है जिंक क्लोराइड, एक होता है निकल और लेड ऑक्साइड। ये सब केमिकल्स मतलब यूज़ होते हैं, ये सब तुम्हें पता होने चाहिए। तो ये क्या करते हैं, ये जैसे तुम्हारी बैटरी है, इसके अंदर एक पॉजिटिव टर्मिनल होता है, एक नेगेटिव टर्मिनल होता है, तो करंट इसके अंदर फ्लो करता है ड्यू टू दीज केमिकल्स। जब भी आप किसी उसमें लगाओगे तो एक करंट फ्लो होगा। ठीक है, तो केमिकल्स हैं, केमिकल्स की वजह से हो रहा है ना करंट फ्लो। तो ये जो केमिकल एनर्जी जो है ये किस में कन्वर्ट हो रही है, आपकी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में हो रही है, ड्यू इन दिस बैटरी इन दिस सेल। ये आंसर होगा। ठीक है, हीटर में ऐसा नहीं हो रहा है, हीटर में क्या हो रहा है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी किस में कन्वर्ट हो रही है, हीट एनर्जी में कन्वर्ट हो रही है। ठीक है, हीट बन जाता है ना। देन इसमें किस में कन्वर्ट हो रही है, इलेक्ट्रिक फैन, इलेक्ट्रिकल एनर्जी किस में हो रही है, मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो रही है। ठीक है, सॉरी काइनेटिक एनर्जी, तो भी काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो रहा है ना, फैन चल रहा है। ठीक है, देखो वो पूछ रहा है कि इन मॉडर्न पीरियोडिक टेबल विच ऑफ द टू पीरियड्स कंटेन 8 एलिमेंट्स ईच। तो देखो, सबसे पहला पीरियड जो होता है उसमें तो मैं आपको पीरियोडिक टेबल ही अगर दिखाऊं तो ये है हाइड्रोजन, ये है हीलियम, तो ये तो फर्स्ट पीरियड हो गई ना।
ठीक है, इसके बाद ये आया सेकंड पीरियड। तो कितने एलिमेंट हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो एक तो हो गया सेकंड पीरियड। फिर 1 2, अगेन इसमें भी 8, तो एक हो गया थर्ड पीरियड। लेकिन इसके बाद जो आएंगे ये वाले ट्रांजिशन एलिमेंट्स भी काउंट हो जाएंगे, ट्रांजिशन मेटल्स भी काउंट होंगे। ठीक है, तो 8 के साथ साथ ये वाले जुड़ जाएंगे, 10 ये जुड़ जाएंगे, तो तब हो जाएंगे 18। तो इसमें 18, देन इसमें 18, देन इसमें क्या हो जाता है, इसमें जो है ये 14 लैंथनम भी जुड़ जाएंगे, 14 लेंथनाइट भी जुड़ जाएंगे। तो 18 तो ये हैं ही, 18 प्लस 14 लेंथनाइट जुड़ जाएंगे। इसमें क्या हो जाएगा, 18 तो ये हैं ही और ये नंबर जुड़ जाएगा एक्टिनाइट्स का। तो 18 प्लस 14 तो कितने हो गए, 32 है ना। तो 32 इसमें, 32 इसमें। तो अगर मैं कहूँ कि फर्स्ट एंड सेकेंड पीरियड में कितने एलिमेंट हैं, सॉरी फर्स्ट पीरियड में कितने एलिमेंट हैं, तो 2 एलिमेंट हैं। सेकेंड पीरियड में मैं कहूँ कितने एलिमेंट हैं, तो 8 एलिमेंट हैं। थर्ड पीरियड में मैं कहूँ कितने एलिमेंट हैं, अगेन 8 एलिमेंट हैं। फोर्थ फिफ्थ इन दोनों में कितने एलिमेंट हैं, तो बराबर 18 एलिमेंट हैं। देन सिक्स्थ और सेवन्थ में कितने हैं, देन इनमें बराबर बराबर हैं 32 32 एलिमेंट हैं। ठीक है, और अगर पूछे कि खाली लेंथनाइड में कितने हैं, तो 14 लेंथनाइड में और 14 एक्टिनाइड में। ठीक है, तो ये इम्पॉर्टेंट है। तो इस एक ही प्रश्न से हमने पूरे और भी जो प्रश्न पूछे जा सकते हैं उनका पता लगा लिया है। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, 2 and 3। ठीक है, वो बोलता है 18 एलिमेंट्स, तो 4 and 5। वो बोलता 32 एलिमेंट्स, तो 6 and 7। ठीक है, प्लीज़ रिमेंबर। हु इज़ द चेयरमैन ऑफ द यूजीसी, यूजीसी के एट प्रेजेंट चेयरमैन कौन है, तो मैं लाला जगदीश कुमार, मैं लाला जगदीश कुमार, ही इज़ द present chairman of UGC. Now, what is UGC? UGC refers to University Grants Commission. University Grants Commission। और ये बना कब था, ये बना था 1956 के एक यूजीसी एक्ट से। ठीक है, और यूजीसी का जो मेन प्राइमरी हेडक्वार्टर है वो है न्यू दिल्ली में, बट इसके कुछ रीजनल ऑफिसेज भी हैं। तो रीजनल ऑफिसेज कहाँ कहाँ हैं इसके, एक तो है हैदराबाद, एक है कोलकाता, ओके, एक है भोपाल, ओके, एक है पुणे, ठीक है, एक गुवाहाटी एंड एक बेंगलोर। ठीक है, तो 6 रीजनल ऑफिसेज हैं और एक हेड ऑफिस है न्यू दिल्ली। प्लीज़ रिमेंबर। अब देखो इस सवाल में बोल रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग फिजिकल क्वांटिटी मेजर्स द रेट ऑफ डूइंग वर्क। तो रेट मैंने पहले ही बताया था कि रेट ऑफ डूइंग वर्क किससे मेजर होता है, तो वो उसे पावर बोलते हैं। देखो वर्क या एनर्जी ये दोनों एक ही बात है। अगर खाली वर्क डन पूछता तो हम एनर्जी मार्क कर देते, लेकिन वो पूछ रहा है रेट आउट वर्क। रेट का मतलब जहाँ रेट लग गया हो गया वर्क डन पर अपॉन टाइम, कितने टाइम पीरियड में, तो वो पावर दर्शाता है, वो पावर होता है। ठीक है, तो इसका आंसर पावर हो जाएगा। नो टॉकिंग अबाउट पावर, पावर की यूनिट क्या है, तो वॉट। ठीक है, वॉट जो है वो पावर की यूनिट है। और वॉट को मैं कैसे रिप्रेजेंट करता हूँ, वर्क की यूनिट जूल्स और टाइम की यूनिट सेकेंड, तो जूल्स पर सेकेंड। ठीक है, जूल्स पर सेकेंड। और इसकी जो प्रैक्टिकल यूनिट होती है वो होती है हॉर्स पावर, और 1 हॉर्स पावर किसके बराबर होती है, 746 वाट के बराबर होती है, 746 वाट। अब मुझे अगर एनर्जी निकालनी हो पावर के दम पे, मतलब एनर्जी किसके बराबर होगी या वर्क किसके बराबर होगा, तो होगा P/T के। ठीक है, तो अगर मैं कहूँ कि मैं वॉट में सेकंड मल्टीप्लाई कर रहा हूँ तो मेरे कितने क्या आ जाएंगे, जूल्स आ जाएंगे। ठीक है, मेरे जूल्स आ जाएंगे। अगर मैं कहूँ कि 1 किलोवाट आवर में कितने होते हैं, तो 3.6 इंटू 10⁻6 जूल्स ये होते हैं। तो ये भी फिगर तुम्हें याद होनी चाहिए। ठीक है, तो ये मैंने ऐसी एडिशनल इन्फॉर्मेशन दे दी, लेकिन मेन इसका यही था कि इसका आंसर पावर है। और फोर्स क्या होता है, फोर्स होता है मास इनटू एक्सेलरेशन। ठीक है, देन मोमेंटम क्या होता है, पी इज इक्वल टू मास इनटू वेलोसिटी। एनर्जी क्या होता है, एनर्जी मैंने तुम्हें बता ही दिया था। तो ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखो इस सवाल में बोल रहा है कि नॉन मेटेलिक ऑक्साइड्स आर यूजुअली, तो नॉन मेटेलिक ऑक्साइड्स जो होते हैं वो एसिडिक होते हैं। फॉर एग्जांपल सल्फर ऑक्साइड, सल्फर ट्राईऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, है ना, ये सारे क्या हैं, ये नॉन मेटेलिक ऑक्साइड्स हैं और एसिडिक ऑक्साइड्स हैं।
देन बेसिस जो होते हैं, ये क्या होते हैं, ये बेसिक ये मेटल ऑक्साइड्स होंगे, जैसे मेटल जो हैं, जैसे K2O, Na2O, ठीक है, MgO, ये सारे बेसिक ऑक्साइड हैं। कॉपर ऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड, ये सब बेसिक ऑक्साइड्स हो गए। देन एक आती है थर्ड न्यूट्रल ऑक्साइड्स की कैटेगरी। न्यूट्रल ऑक्साइड्स कौन से हो गए, जैसे कार्बन मोनोऑक्साइड, वाटर, ये न्यूट्रल ऑक्साइड हो गए। देन एक आते हैं एम्फोटेरिक ऑक्साइड, जो कि एसिडिक और बेसिक ऑक्साइड दोनों होते हैं, जैसे एल्यूमिनियम ऑक्साइड, जिंक ऑक्साइड, लेड ऑक्साइड। तो प्लीज़ रिमेंबर दीज एग्जांपल्स आल्सो, वो आगे इन एग्जांपल्स से भी कुछ सवाल पूछ सकता है, ठीक है। देखो ये सवाल है कि हाइड्रा रिप्रोड्यूसेस बाय व्हाट। तो हाइड्रा का रिप्रोडक्शन जो होता है वो एक एसेक्सुअल फॉर्म ऑफ रिप्रोडक्शन होता है। हाइड्रा ही नहीं बल्कि जो भी यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स हैं उनका रिप्रोडक्शन एसेक्सुअल होता है। और ये काफ़ी टाइप्स के होते हैं जो यहाँ पे बताए गए हैं। जैसे बाइनरी फिजन उनमें से एक होता है। बाइनरी फिजन जो होता है वो सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। उसमें क्या होता है कि एक सिंगल पेरेंट सेल होता है, ठीक है, वो 2 डॉटर सेल्स में उसका जो साइटोप्लाज्म होता है वो 2 डॉटर सेल्स में जो है डिवाइड हो जाता है, और इस तरह से वो रिप्रोडक्शन करते हैं। इस तरह से उसका एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। तो बाइनरी फिजन जो होता है वो सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। किस किस में होता है ये, जैसे अमीबा, यूग्लेना, इनमें जो होता है ये रिप्रोडक्शन होता है, ये टाइप होता है, ठीक है। देन बडिंग क्या होता है, बडिंग, तो बडिंग जो होता है ये बड्स के थ्रू होता है इसमें। जैसे पोटैटो बड हो गए, सॉरी पोटैटो बड कह रहा हूँ, जैसे हाइड्रा में हो गया, ठीक है। तो इनमें क्या होता है कि बड्स निकले हुए होते हैं, ठीक है, और वो बड्स जो हैं जो वो सेपरेट हो जाते हैं, ठीक है। तो ये वाला रिप्रोडक्शन होता है। देन फ्रेगमेंटेशन में क्या होता है कि बहुत सारे फ्रेगमेंट्स होते हैं, ठीक है। तो जो बॉडी होती है वो बहुत सारे फ्रेगमेंट्स में डिवाइड हो जाती है, तो ये फ्रेगमेंटेशन होता है, ठीक है। तो हाइड्रा जो होता है वो रिप्रोड्यूस किससे करता है, बडिंग के थ्रू करता है, ठीक है। सो थैंक यू एवरीवन फॉर वॉचिंग द वीडियो टिल द एंड। उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा और इससे आपको काफ़ी कुछ जानने को मिला होगा जो आपकी एग्ज़ाम्स में हेल्प करेगा, एग्ज़ाम को क्रैक करने में मदद करेगा। और रेलवे की तरह अगर आप और भी एक सरकारी एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं, लाइक यूपी पुलिस कांस्टेबल या एनवीएस की या फिर एसएससी की या बैंकिंग की, किसी भी सरकारी एग्ज़ाम की आप तैयारी कर रहे हैं, तो परीक्षा आईक्यू को सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि इस पे आने वाले समय में और भी एग्ज़ाम्स के वीडियोस अपडेट होते रहेंगे। और कुछ एग्ज़ाम के वीडियो ऑलरेडी अपलोड हो चुके हैं, जैसे यूपी पुलिस कांस्टेबल, एनवीएस, एसएससी सीपीओ। तो डोंट फॉरगेट टू लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब द चैनल, ताकि आपको आगे की वीडियोस की अपडेट्स मिलती रहे। सो थैंक यू ऑल।